इतिहास विषय से पीजीटी की परीक्षा दे रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पीजीटी की परीक्षा से संबंधित प्रागैतिहासिक कालीन सामग्री के अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पर चर्चा समाप्त किए। आज हम लोग नव पाषाण काल से संबंधित चर्चा करेंगे। इसी के साथ समयाभाव के कारण प्रागैतिहासिक काल की चर्चा हम समाप्त करेंगे। कल आपको 125 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह उत्तर के साथ प्रस्तुत करूंगा। आप लोग उस वीडियो को पूरा देखें, पूरे प्रश्नों को पढ़ें, उनको हल करें। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत कुछ संभावनाएं हैं, उनमें से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग राधा रमण क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वे प्रश्न जैसे ही अपलोड हों वैसे ही आपके पास पहुंच जाएं और आप 2 दिन 3 दिन में बार बार उन प्रश्नों को पढ़ें, पूरा पढ़ें और उनके उत्तर को समझें, ताकि अगर वहाँ से प्रश्न कोई आए तो आप गलत ना करें और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हों। आइए आज हम लोग नव पाषाण काल पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, मध्य पाषाण काल के बाद भारतीय भूमि पर जो सभ्यता विकसित हुई थी उसी को नव पाषाण काल कहा गया था। प्रिय छात्रों, नव शब्द से यह व्यंजित होता है कि यह वह काल था जिस काल के मानव जीवन में सर्वथा नवीन तत्व स्थापित हुए थे। इन्हीं नवीन तत्वों को दृष्टि में रखते हुए गार्डन चाइल्ड नामक विद्वान ने इन नव तत्वों को नव पाषाण काल की क्रांति कहा है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस विद्वान ने नव पाषाण कालीन नवीन तत्वों को इंगित करते हुए उन तत्वों को नव पाषाण काल की क्रांति कहा है। प्रिय छात्रों, मानव जीवन के इतिहास में यही वह काल था जब मनुष्य द्वारा प्रकृति को चुनौती देना शुरू किया गया कि अब हम तुम्हारे आश्रित न रहकर स्वयं द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अपने जीविका का निर्वहन करेंगे। प्रिय छात्रों, एक बार प्रकृति को चुनौती देने की जो परंपरा शुरू हुई वह उत्तरोत्तर निरंतर बढ़ती रही और आज स्थिति यह बन गई कि प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानव सृष्टि को भी मानव द्वारा चुनौती दी जाने लगी है। प्रिय छात्रों, नव पाषाण काल से संबंधित पहला उपकरण 1842 ईस्वी में एम.एस. कृष्णन नामक विद्वान को लिंगसीपुर, जो कर्नाटक में स्थित है, लिंगसीपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। लेकिन उस समय विद्वानों द्वारा इस उपकरण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 30 वर्ष पश्चात 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर नामक विद्वान द्वारा इस उपकरण की ओर विद्वानों का ध्यान केंद्रित किया गया और कहा गया कि यह उपकरण अपने पूर्ववर्ती उपकरणों से सर्वथा भिन्न है। इस उपकरण की भिन्नता इस बात में निहित है कि यह पालिशदार उपकरण है, पालिश युक्त उपकरण है, बिल्कुल चिकना बनाया गया था। इस उपकरण का निर्माण गहरे हरे ट्रेप रंग के पत्थर से किया गया था। प्रिय छात्रों, लिंगसीपुर नामक स्थान से जो प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुआ था उससे साम्य रखने वाले स्थानों की खोजबीन की जाने लगी कि और कौन कौन से स्थान हैं जहां से पालिशदार प्रस्तर उपकरण प्राप्त हो सकता है। पुरातत्ववेताओं के अथक परिश्रम से बहुत सारे ऐसे पुरास्थल खोज निकाले गए जहां से पालिशदार उपकरण प्राप्त हुआ था।
इन पुरास्थलों को ही नवपाषाण कालीन पुरास्थल कहा गया था, जिनका विस्तार देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। आइए इन क्षेत्रों को हम देखें कि किन किन क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन पुरास्थल स्थित थे। तो पहला क्षेत्र में जम्मू कश्मीर है। प्रिय छात्रों, जम्मू कश्मीर से नवपाषाण कालीन जो पुरास्थल प्रकाश में आए, इनमें बुर्ज होम जो श्रीनगर जिला में स्थित है, गुफकराल, मारतंड, ये दोनों पुलवामा जिले में स्थित हैं। प्रिय छात्रों, बुर्ज होम का अर्थ है जन्म स्थान। इसी तरह से गुफकराल का अर्थ है कुम्हार की गुहा। प्रिय छात्रों, बुर्ज होम का उत्खनन कार्य डी टेरा नामक विद्वान द्वारा कराया गया था। डी टेरा ने बुर्ज होम का जो है उत्खनन कार्य कराया था। प्रिय छात्रों, विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल से संबंधित पुरास्थलों में कोल्डिहमा, पंचोह, महगड़ा और इंद्राणी का उल्लेख किया जाता है। मध्य प्रदेश से जो नवपाषाण कालीन पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, ऐसे पुरास्थलों में ललनहिया, कुंझुन का उल्लेख किया जाता है। बिहार से नवपाषाण कालीन पुरास्थलों में सर्व प्रमुख स्थान चिरांद का है। प्रिय छात्रों, दक्षिण भारत में भी नवपाषाण काल से संबंधित पुरास्थल प्रकाश में आए। दक्षिण भारत में कर्नाटक का उल्लेख किया गया, जहाँ से पिकलीहल, टेक्कलकोटा, हल्लूर, मास्की, ब्रह्मगिरी, टी नरसीपुर जैसे पुरास्थल जो है प्रकाश में आए थे। प्रिय छात्रों, ब्रह्मगिरी की पहचान अभिलेखों में अंकित इलिसा शब्द से किया गया है। ये अशोक के अभिलेखों में शब्द वर्णित है और इस ब्रह्मगिरी से ही अभिलेख प्राप्त हुआ और उसमें ब्रह्मगिरी के लिए इलिसा शब्द का प्रयोग किया गया है। मास्की तुंगभद्रा नदी के सहायक नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। प्रिय छात्रों, आंध्र प्रदेश से नवपाषाण काल से संबंधित जो पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, उनमें उतनूर, नागार्जुन कोंड का उल्लेख किया जाता है। और तमिलनाडु से जो पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, उनमें पय्यम पल्ली का जो है उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार नवपाषाण कालीन पुरास्थल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। इन पुरास्थलों के उत्खनन से जो सामग्रियां प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर नवपाषाण कालीन मानव की विशेषताओं को निर्धारित किया गया है। प्रिय छात्रों, विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर पुरातत्ववेताओं का मानना है कि नवपाषाण कालीन मानव द्वारा कृषि कर्म, पशुपालन, भवन निर्माण, मृदभांड निर्माण तथा अग्नि के प्रयोग का शुरुआत किया गया था। यानी कृषि कर्म, पशुपालन, भवन निर्माण जैसे कार्य नवपाषाण कालीन मानव द्वारा ही शुरू किया गया था। प्रिय छात्रों, नवपाषाण कालीन मानव द्वारा जो कृषि उत्पाद उगाए गए, इनमें धान, जौ, गेहूँ, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, चना, मूंग, कुल्थी तथा रागी का उल्लेख किया जाता है। कुल्थी एक प्रकार की दाल होती है और रागी सरसों की एक वैरायटी होती है। प्रिय छात्रों, धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कोल्डिहमा से प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्र, कुछ नवीन शोधों के अनुसार श्रृंगेरपुर को धान की खेती का प्राचीनतम पुरास्थल स्वीकार किया गया है। तो अगर कोल्डिहमा ऑप्शनल में नहीं रहता है तो हमें श्रृंगेरपुर को मारना है। अगर दोनों ऑप्शनल में रहते हैं तो हमारा उत्तर श्रृंगेरपुर ही सही होगा। कोल्डिहमा से जो चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसका समय 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया कि ये 6000 ईसा पूर्व में यह चावल जो है प्राप्त हुआ था। कोल्डिहमा से ही जंगली धान का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, कोई भी कृषि उत्पाद्य वन्य उत्पाद का ही जो है वह हिस्सा होता है। तो
धान की खेती का, धान, जंगली धान और खाद्य धान दोनों का साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। प्रिय छात्रों, बुर्जहोम से जौ और गेहूं, बुर्जहोम से जौ और गेहूं को उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सबसे पहले गेहूं की खेती का अवशेष मुंडी काक से मिला है। मुंडी काक जो अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है, यहीं से सबसे पहले विश्व में गेहूं उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। लेकिन भारत में गेहूं उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह स्थान बोलन नदी के तट पर स्थित है। यहीं से गेहूं उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो भारत में गेहूं उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, जबकि विश्व में गेहूं उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य अफगानिस्तान स्थित मुंडी काक से प्राप्त हुआ था। प्रिय छात्रों, गुफकराल से मसूर और मटर के अधजले दाने मिले हैं। जले हुए जो है, आधे जले हुए दाने प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार हल्लूर से ज्वार बाजरा की खेती का प्रमाण मिला और टेक्कल कोटा से चना, मूंग, कुल्थी तथा रागी के दाने प्राप्त हुए थे। प्रिय छात्रों, इसी तरह से चिरांद से मूंग के और महगड़ा से सांवा के दाने प्राप्त हुए हैं। सांवा आप लोग नहीं देखे होंगे, ये पूजा पाठ में विशेष करके छोटे छोटे दाने होते हैं। आप लोगों के ज़माने में नहीं है, लेकिन हम लोगों के ज़माने में था। सांवा बहुत ही सरलता से उग जाता था, पानी की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी, और जहाँ ऊसर दाना कहीं फेंक दो तो जम जाता था। इसीलिए इसको जो है गरीबों का धान कहा जाता था। अब आपको देखने को नहीं मिला, हम लोगों के ज़माने में था ये। प्रिय छात्रों, कृषि कर्म के विकास ने सामूहिकता की भावना को विकसित किया था। अर्थात जब एक जगह पर ही खाने की वस्तुएं प्राप्त होने लगी तो लोग घुमक्कड़ जीवन त्याग दिए, अब एक ही स्थान पर रहने लगे। धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। इसी को सामूहिकता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रिय छात्रों, जब जनसंख्या एक ही जगह पर लोग रहने लगे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, तो अब जब पर्वत कंदराएं जो थी तब तो प्रकृति प्रदत्त थी, वो तो बढ़ नहीं रही थी, जनसंख्या तो बढ़ ही रही थी, तो रहने की समस्या उत्पन्न हुई। जब रहने की समस्या उत्पन्न हुई तब मानव द्वारा भवन निर्माण की परंपरा का शुरुआत किया गया। भवन निर्माण जो है बनाने की जो है योजना बनाई गई। नवपाषाणकालीन मानव द्वारा जो भवन बनाए जाते थे वे जमीन को खोद करके बनाए जाते थे। जमीन में गड्ढा खोदा जाता था, उसके किनारों पर बांस बल्ली लगाई जाती थी, फिर ऊपर से घास फूस का छाजन करके उसके शीत वर्षा के जल से अपनी रक्षा की जाती थी। इस तरह जो गड्ढा खोद के घर बनाया जाता था उसी को गर्तावास कहा जाता था। प्रिय छात्रों, गर्तावास का एक उदाहरण बुर्जहोम और गुफकराल से प्राप्त हुआ। ये दो पुरा स्थल हैं जहाँ से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रिय छात्रों, गुफकराल से बांस बल्ली के छाप से युक्त मिट्टी के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। जब उत्खनन कराया गया था तो ऐसे मिट्टी के टुकड़े मिले जिस पर बांस बल्ली का जो छाप लगा हुआ था। प्रिय छात्रों, नवपाषाणकालीन मानव द्वारा भवन जो बनाते थे उनके फर्श को चिकना करने के लिए गेरू का जो है प्रयोग करते थे। गेरू से लिप करके उसे जो है चिकना और सुंदर बनाते थे। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा ही सर्वप्रथम पशुपालन, पालतू पशु बनाने का कार्य नवपाषाणकालीन मानव द्वारा ही किया गया था। यद्यपि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान स्थित बगोर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, बगोर एक ऐसा पुरा स्थल है, जब इसका उत्खनन कराया गया था तो इसके सबसे निचले स्तर पर पूरा पाषाण काल का, फिर उसके ऊपर जो है मध्य पाषाण काल का
और उसके ऊपर 9 पाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 3 स्तर जो है उत्खनन में प्राप्त हुआ है। तीनों स्तर, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 9 पाषाण काल, तीनों से जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसीलिए कहा गया कि 9 पाषाणकालीन मानव द्वारा पशुपालन की परंपरा शुरू किया गया, जिसका उदाहरण राजस्थान स्थित बगोर से प्राप्त हुआ था। प्रिय छात्रों, मानव द्वारा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया, उसके पश्चात बैल को और फिर घोड़ा को पालतू बनाया गया था। प्रिय छात्रों, महागढ़ा नामक स्थान से, महागढ़ा जो विंध्य क्षेत्र में है, यहाँ से पशुओं का एक विशाल बाड़ा प्राप्त हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे पशुओं को रखा जाता था। प्रिय छात्रों, 9 पाषाणकालीन मानव द्वारा ही मृदभांड निर्माण की परंपरा को भी शुरू किया गया था। इनके द्वारा जो मृदभांड बनाए गए थे वे हाथ तथा चाक दोनों से, चाक का मतलब पहिया से बनाए गए थे। प्रिय छात्रों, पहिए का आविष्कार 9 पाषाणकालीन मानव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बतलाई जाती है। ये लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाए थे, ये काले व गेरू रंग के थे, काले और गेरू रंग के थे। इन बर्तनों पर रस्सी की छाप लगा करके अलंकरण किया जाता था। विभिन्न पुरास्थलों से राख के ढेर भी प्राप्त हुए हैं, राख के ढेर भी मिले हैं, जली अधजली हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि इस काल के लोग आग से परिचित थे। ये आग से परिचित होने का प्रमाण जो है ये जली अधजली हड्डियां, राख के जो है ढेर बताते हैं। बुर्ज होम तथा गुप्तकाल से चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए। खाना बना, चूँकि पहले मिट्टी के ही बर्तन में चूल्हे बनते थे, आज भी गांव में मिट्टी के चूल्हे ही बनते, तो सबको गैस मिलने लगा तो अब गैस पर बनाने लगे। लेकिन जो चूल्हे पर बनी हुई भोजन का आनंद मिलता है ना, वो गैस वैस पर मिलता नहीं है मेरे भाई। इसीलिए पहले के लोग कम रोगी होते थे और आज के लोग तो गैसे से परेशान रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ये जो है चूल्हा गुप्तकाल और बुर्जहोम से मिला है। प्रिय छात्रों, दक्षिण भारत से बड़े बड़े राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इन टीलों को अष्टटीला कहा गया है। ऐसे टीले उतनूर तथा हल्लूर, उतनूर बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है बेटा, इसको ध्यान रखना, और हल्लूर से प्राप्त हुए हैं। उतनूर के उत्खनन के आधार पर विद्वानों का यह मान्यता है कि ये गोबर के टीले थे और इन्हें होलिका के रूप में कुछ उत्सव परक अवसरों पर जलाया जाता था। इससे एक प्रकार के धार्मिक प्रथा और बड़े पैमाने पर पशुपालन के प्रचलन का बोध होता है। प्रिय छात्रों, 9 पाषाणकालीन मानव द्वारा व्यावसायीकरण की प्रथा, व्यावसायीकरण, इसी काल के लोगों ने व्यावसायीकरण की प्रथा को भी जन्म दिया था। व्यावसायीकरण का मतलब कि विभिन्न व्यवसायों को विभिन्न लोगों में वर्गीकृत कर देना। जब एक जगह जनसंख्या रही, समूह में लोग रहने लगे, तो उसमें एक तय हुआ कि भैया कुछ लोग कृषि कार्य करेंगे, कुछ लोग पशुओं को पालेंगे, कुछ लोग जो है भवन बनाएंगे, कुछ लोग जो है वह हथियार का निर्माण करेंगे, और इस तरह से बहुत सारे कार्यों को भिन्न भिन्न लोगों में बांट दिया गया। इसी को व्यावसायीकरण की संज्ञा दी गई है। प्रिय छात्रों, बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि इस काल के मानव द्वारा भी अपने मृतकों को दफनाया जाता था, और जिस परंपरा का जन्म मध्य पाषाण काल में हुआ, उस परंपरा का निर्वहन 9 पाषाणकालीन मानव द्वारा भी किया गया। यानी मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को रखा गया, साथ ही साथ पशु को भी दफनाने का जो है कार्य शुरू कर दिया गया। तो इस तरह से ये 9 पाषाण काल की विशेषताएं थी। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 9 पाषाण काल से संबंधित जो सामग्रियाँ आप तक पहुँची है, इससे आपको प्रवक्ता की परीक्षा में कम से कम 2-4 प्रश्नों का तो लाभ होगा,
प्रिय छात्रों, कल मैं आपको 125 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 7 बजे वह वीडियो अपलोड हो जाएगी और उन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो शायद परीक्षा में आ सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरे प्रश्नों को पढ़िएगा। 2 दिन 3 दिन का समय है, काफ़ी प्रश्न उसमें से आपको फंस सकते हैं। अगर वो प्रश्न आए तो आप गलत न करें ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रिय छात्रों, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। पुनः कल महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ